हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज पहली बार मैं 10th क्लास वाले स्टूडेंट से बात करने के लिए आया हूँ, जो 10th पास है कि नहीं है ये तो वो खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब की बार डिसाइड नहीं किया है। तो बेसिकली 10th क्लास के लिए इस बार नीट की तैयारी कैसे होती है, हाँ, डॉक्टर बनने का प्रोसेस क्या है, या बायोलॉजी स्ट्रीम वाले के लिए क्या क्या ऑप्शन है, और कौन सी गलतियां तैयारी के दौरान 10th क्लास के बच्चे करते हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसी सीरीज के अगले पड़ाव में हम लोग जेई के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज जो है हमारा फोकस बेसिकली बायोलॉजी स्ट्रीम रहेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरे फोकस से चीज़ों को समझेंगे और कोशिश ये भी करेंगे कि अगर कोई आपका साथी, आपका सहपाठी आपसे पूछता है तो आप उसे भी थोड़ी सी नॉलेज ट्रांसफ़र कर पाएंगे कि किस तरीके से चीज़ें प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले 10th स्टूडेंट, जो 10th क्लास का स्टूडेंट होता है, उसके पास में अगर मैं साइंस की बात करता हूँ, है ना, साइंस की बात करें तो दो ऑप्शंस हमारे पास में हैं, दैट इज पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और पीसीएम दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का रास्ता जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नीट एग्ज़ाम तक लेके जाता है, जबकि पीसीएम का जो रास्ता है मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का जो रास्ता है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जे एग्ज़ाम की तरफ लेके जाता है ना। तो अगर आप पीसीबी चूज़ करते हैं, या कई बार लोग दोनों ले लेते हैं पीसीएम भी, तो इसकी सहायता से आप जो है वो नीट एग्ज़ाम की तरफ जाएंगे। नीट एग्ज़ाम आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, सबसे रेपुटेड एग्ज़ाम है, सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, और इसको क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स की एक अलग वैल्यू है। मतलब मैं ये कहूँगा कि आज नीट का एग्ज़ाम मतलब जो डॉक्टर बनने के लिए एग्ज़ाम लिया जा रहा है वो अपने गोल्डन फेज में, अपने स्वर्णिम काल में, क्योंकि लगभग 12th के बाद में शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें इतने संख्या में स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं। इतनी संख्या में शायद ही कोई एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं आफ्टर द क्लास 10th। पीसीएम का रास्ता आप जानते ही हैं, जेई एडवांस, जेई मेन और एडवांस की तरफ जाता है। तो आज मेरा फोकस इस एग्ज़ाम पर है कि क्या होता है, डॉक्टर बनने की शुरुआत कहाँ से होती है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, इसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और साथ में जो आपके डाउट्स हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, वो भी अपन लोग इंक्लूड करते जाएंगे। तो इसे स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार अपने बारे में बता दूं, मैं पिछले 8 सालों से हम कहेंगे प्रोफेशनली तो मेडिकल और जेई के लिए स्टूडेंट्स को तैयार कर रहा हूं, और हमारी टीम बहुत रेपुटेड टीम है ऑल इंडिया लेवल पर, और मैं खुद इसी स्ट्रीम से हूँ। हाँ, मैंने खुद ने एमबीबीएस किया है, और मुझे लगता है कि कोई सा स्टूडेंट जो 10th क्लास के लेवल पर ये डिसाइड कर लेता है कि उसे क्या बनना है, तो शायद उसके वो बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बजाय उन स्टूडेंट्स के जो 12वीं क्लास के बाद में डिसाइड करते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, है ना। चलिए, तो मैंने आपको बताया अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब नीट के एग्ज़ाम से आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं, आप बीडीएस में एडमिशन ले सकते हैं,
आप BAMS मतलब जो भी हमारे आयुष मंत्रालय वाले कोर्सेज हैं, BAMS, BHMS, BUMS, उसके अलावा जितने भी पैरामेडिकल और नर्सिंग वाले कोर्सेज, पैरामेडिकल और नर्सिंग मतलब आजकल तो जितने भी कोर्सेज हैं हिंदुस्तान में, उनके लिए आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं दिस इज द मैंडेटरी एग्ज़ाम, मैंडेटरी एग्ज़ाम। मतलब ये एग्ज़ाम तो आपको देना ही देना है ना। अगर मैं इस एग्ज़ाम की बात करूं तो मैं कहूँगा कि ये वर्तमान समय में मोस्ट रेपुटेड एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में तकरीबन 16 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं वर्तमान डेटा के हिसाब से, और 1 to 2%, मैं तो 1% ही कहूँगा, वो सक्सेस रेट है। तो जब आप इतने टफ एग्ज़ाम को क्रैक करके आगे जाते हैं तो आपकी नेशनल वैल्यू बनती है, आप नेशनल असेट बनते हैं, और आपकी गिनती कुछ चुनिंदा लोगों में होती है। तो जब आप किसी रेपुटेड एग्जाम को क्रैक करते हैं तो आपकी खुद की रेपुटेशन जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप इंक्रीज हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है ना। 16 लाख स्टूडेंट जो हैं वो अपीयर हुए हैं पिछले साल की मैं बात करूं तो, क्योंकि अब लगभग सारे एग्जाम्स के लिए ये एग्जाम आपको देना मैंडेटरी है, और हिंदुस्तान के लगभग हर एक स्टेट का बच्चा भी इस एग्जाम को देता है। पहले इसका नाम जो है वो AIPMT हुआ करता था या CBSE PMT हुआ करता था। अब पिछले 3-4 सालों से इसका एग्जाम का जो नाम है वो नीट कर दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई सा भी एग्जाम क्रैक करना, सबसे पहले वो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। बहुत सारे लोग जो इस एग्ज़ाम में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए या बेकार परफॉर्म किए, हाँ, या सेलेक्ट नहीं हो पाए, वो हमेशा हमेशा आपको इस चीज़ के लिए डिमोटिवेट करेंगे कि आप ये ना करें क्योंकि ये टफ है। अगर आप ज़िंदगी के उन शुरुआती सालों में जो आपके पास में सबसे ज़्यादा एनर्जी है, सबसे ज़्यादा स्टेमिना है, सबसे हायर लेवल का फोकस है और मैक्सिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, अगर आप टफ चीज़ को फेस नहीं करना चाहते तो आप क्या 60 साल की उम्र में टफ चीज़ फेस करेंगे? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान टफ चीज़ को शुरुआती सालों में फेस नहीं करता है, ठीक है, तो उसको वो टफ चीज़ें अपनी लाइफ के बाद के सालों में फेस करनी होगी, जब वो 55 साल का होगा, 60 साल का होगा। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, है ना। तो अगर आप टफ चीज़ क्रैक करते हैं तो आप में कहीं ना कहीं उन टफ चीज़ों को समझने की काबिलियत और ज़िंदगी में उससे और टफ चीज़ों को क्रैक करने की काबिलियत आप में बढ़ती है। आप देश के जब चुनिंदा लोगों में होते हैं तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बहुत हायर लेवल पर होता है, और कहीं ना कहीं जिंदगी में जो आपको जिताएगा आगे वो कॉन्फिडेंस ही होगा। तो मैं आपको बता चुका हूं कि चाहे MBBS हो, चाहे BDS हो, चाहे BMS हो, चाहे पैरामेडिकल या नर्सिंग एग्जाम हो, सबके लिए हमारे पास में नीट का एग्जाम है। MBBS का पूरा नाम आपको पता ही होगा, नीट का पूरा नाम भी बता देता हूं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और MBBS आप जानते ही होंगे, MBBS एक ऐसी डिग्री है जिसकी शुरुआत
यहाँ से होती, दैट इज बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, है ना, कुछ इस तरीके से मूवमेंट होता है इसमें, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इस कोर्स में दाखिल होने का आपको मौका मिलता है एमबीबीएस के माध्यम से, नीट के माध्यम से। चलिए, अगर साथ में आपका कोई डाउट है, अभी तक मैंने जितना समझाया आपको, जितना बताया है, तो आप साथ साथ में पूछ सकते हैं। मोहम्मद परवेज ने पूछा है कि एमबीबीएस के लिए या नीट के लिए 12th में कितने % चाहिए? तो 50% आपको कम से कम बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप नीट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आपका 50% नहीं बना तो आपका खुद का ही नीट एग्जाम देने का मन नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, हाँ, पीसीबी में शायद कह रहे हैं, पीसीबी में 50% आपको चाहिए। वो सारी बातें हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर डॉक्टर बनना क्यों ज़रूरी है? नहीं, डॉक्टर बनना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप 10th क्लास के बाद में आपने स्ट्रीम चूज किया है पीसीबी, तो उसके बाद सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो आपकी राह में खड़ा होता है वो नीट का एग्ज़ाम, ठीक है। तो क्या मैं नीट का एग्ज़ाम क्रैक नहीं करूँ तो मैं अनसक्सेसफुल हूँ? ऐसा कतई नहीं है। आप डॉक्टर नहीं बने तो भी आप अनसक्सेसफुल नहीं हैं। हाँ, ये सेल्फ चैलेंज है। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या बच्चों माउंट एवरेस्ट चढ़ना जरूरी है? मैं अगर आपसे पूछता हूँ क्या माउंट एवरेस्ट चढ़ना जरूरी है, आप मुझे बताइए, जो लोग लाइव देख रहे हैं, क्या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना जरूरी है? तो आप लोग कहेंगे नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन क्या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से क्या फायदा होगा? तो साहब, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से मैं उन चुनिंदा लोगों में शामिल हो जाऊंगा जो वहां पर चढ़े हैं। उनकी अलग वैल्यू है, उनकी अलग रेपुटेशन है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना आसान काम तो नहीं है, ठीक है। तो नीट एग्जाम को क्रैक करना, या जे एडवांस एग्जाम को क्रैक करना आसान काम नहीं है। बट अगर आप एज ए चैलेंज इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपनी लाइफ में दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जिंदगी में मैंने अक्सर देखा है, जो लोग शुरुआती सालों में कुछ बड़ा कर लेते हैं या शुरुआती सालों में सक्सेस हासिल कर लेते हैं, उनके अल्ट्रा सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब आज आप देखिए, मैं सबसे पहले मेरी ही बात कर लेता हूं। मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि जो टीचर्स लोग, जो भी टीचर्स होते हैं, वो बहुत जल्दी टीचिंग चालू कर देते हैं तो वो बहुत अच्छे टीचर बन जाते हैं। जो क्रिकेटर लोग बहुत पहले खेलना चालू कर देते हैं वो अच्छे क्रिकेटर बन जाते हैं। जो ओलंपियन, मतलब ओलंपिक में जाके जो मेडल लेके आएंगे, वो बहुत शुरुआती उम्र में, मतलब 4-5 साल की उम्र में प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं, तो वो वर्ल्ड चैंपियन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और चाइना शायद इसी ट्रेंड को फॉलो करता है। चाइना में ओलंपियंस की ट्रेनिंग 3-4 साल की उम्र में ही चालू कर दी जाती है। तो जब भी आप किसी चीज में जल्दी शुरुआत करते हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है दैट इफ यू वेक अप अर्ली यू लिव मोर लाइफ। आपके पास में जिंदगी जीने का ज्यादा मौका होता है, ज्यादा चांस होता है। तो नीट एग्जाम हो चाहे जेईई एग्जाम हो, या 10th के बाद आप इसकी तैयारी चालू करते हैं और 12th से ही आपको सक्सेसफुल होने का मौका देते हैं कि 12th के बाद में आपको सक्सेस का टैग लग जाता है। हाँ, जब मैंने इस एग्जाम को क्रैक किया था तो जो रिलेटिव्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जो आपके स्कूलमेट्स होते हैं, वो आपको डॉक्टर डॉक्टर बोलना चालू कर देते हैं, जबकि आप उस वक्त होते नहीं हो। लेकिन सक्सेस टैग जस्ट 12th के बाद में लग जाता है, तो दैट इज एन बिग अचीवमेंट, है ना। किसी भी एग्जाम को क्रैक करना, किसी भी एग्जाम में सक्सेसफुल होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, जब तक आप ये अंदर से फील नहीं करते कि हाँ मुझे एग्जाम क्रैक करना है, मुझे अपने आप को साबित करना है, मुझे अपने आप को
मेरे पेरेंट्स के सामने, मेरे फ्रेंड्स के सामने, मेरे रिलेटिव्स के सामने और मिरर में, मतलब अपने आप के सामने खुद को प्रूव करना है, इसलिए मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ में इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तभी आपके एग्ज़ाम जस्टिफाई है। वरना मैं देखता हूँ बहुत बार बच्चे जब पेरेंट्स के बर्डन में ये सब चीज़ें चालू करते हैं या पेरेंट्स के फोर्स और प्रेशर से चीज़ें चालू करते हैं तो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं वो। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है क्योंकि मेरा मन है, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चल MBBS का पूरा नाम मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जनरल नॉलेज है ना, बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। अब एक बार थोड़ा सा आगे चलते हैं, चीज़ों को और समझते हैं। ये कुछ डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ, ये डेटा है नीट 2021 के। अभी मैं इंट्रोडक्शनरी फेज में चल रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि नीट एग्जाम की तैयारी कैसे होती है, हाँ, कौन सी मिस्टेक्स बच्चा इस दौरान करता है, हाँ, कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए, कौन सा कंटेंट पढ़ना चाहिए, और अगर आपको उसके दौरान कोई डाउट आए तो आप मेरे से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सेल्सियस इंस्टीट्यूट से और नीट काका जी से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं ना। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं इंट्रोडक्शन, राइट। तो नीट 2021 का कुछ डेटा है जो हमारे सामने है ना। नीट 2021 1 सेकेंड। नीट 2021 के हिसाब से अगर देखा जाए तो नीट का एग्जाम लिया जा रहा है इन सब के लिए 529 मेडिकल कॉलेजेस हमारे देश में। 529 मेडिकल कॉलेजेस रेडी हैं कि अगर आप नीट का एग्जाम दे के आते हैं तो हम आपके एडमिशन के लिए यहाँ पर तैयार हैं, ठीक है। उसके अलावा 313 डेंटल कॉलेजेस जो BDS की डिग्री आपको देते हैं। ये बाकी सारे MBBS के लिए। हालांकि मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ MBBS का कोर्स ही नहीं होता है, वहाँ पर नर्सिंग, पैरामेडिकल, BDS जहाँ MBBS होता है वहाँ BDS भी अक्सर होता ही होता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा मिलता है। लगभग 80,000 सीट्स हमारे देश में है। उसमें से गवर्नमेंट सीट्स जो हैं वो परफेक्टली 80,000 नहीं है, हाँ, गवर्नमेंट सीट्स का नंबर थोड़ा सा कम है। बट अगर ऐसा देखा जाता है कि आप राजस्थान में अगर 10 से 12 हज़ार के आसपास रैंक ले आते हो, मतलब अगर आपका रैंक AIR मतलब ऑल इंडिया रैंक, राजस्थान की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 10 से 12 हज़ार के आसपास है 15 लाख लोगों में, तो आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS कर सकते हो। बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी की डिग्री आपको मिल सकती है। डेंटल कॉलेजेस मैंने कही 313 हैं, तो लगभग इतनी सीटें वहां पर अवेलेबल हैं। दैट इज 27,000 के आसपास आप कह सकते हैं इसको। और ये टेस्ट सेंटर्स का डेटा है, कितने टेस्ट सेंटर्स की अप्रोक्सीमेटली उम्मीद है, ठीक है। ये बहुत बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ नीट 2021 के हिसाब से कि ये सारी मेडिकल कॉलेजेस हैं। और ये लगभग 2020 में भी डेटा यही था, इसमें कुछ खास फेरबदल नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी तक जितना मैंने बताया है ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। अगर इस इंट्रोडक्शन में आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, आप ठीक है, अगर आप राजस्थान से नहीं हैं, आप किसी और स्टेट से हैं, मैं आपको फिर भी यही कहूँगा कि 10 to 20K, मतलब 1 to 20K इस रेंज में तो आपको आना ही आना पड़ेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। नहीं, आज मैं सिर्फ MBBS की बात करूंगा, आज मैं BMS की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मेरा कोई साथी, मेरे कोई कलीग इसके बारे में विचार करे।
एक बच्चा पूछ रहा है कि सर डॉक्टर बनने के बाद में करेंगे क्या, तो आप डॉक्टर बनने के बाद में वो कर सकते हैं जो आप डॉक्टर बिना बने नहीं कर सकते थे। हाँ, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, बहुत सारे एक स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं और ये सब चीज़ें। देखिए, इस बात का मैं पहले ही बहुत जवाब दे चुका हूँ कि नीट एग्ज़ाम क्रैक करना है, MBBS करना ज़रूरी है क्या, तो ऐसा नहीं। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि आज का जो डिस्कशन है वो बेसिकली 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए है। मुझे पता है यहाँ बहुत सारे ड्रॉपर स्टूडेंट्स भी डिस्कस करने के लिए आ जाते हैं। हाँ, तो मैं फ़िलहाल आज जो है मेरा फोकस सिर्फ 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स के ऊपर ही है। चलिए आगे चलते हैं। ये एज लिमिट का क्राइटेरिया है, मतलब एक 10th का स्टूडेंट जिस भी साल एग्ज़ाम देगा, मान लीजिए 2022 में एग्ज़ाम दिया या 2023 में एग्ज़ाम दिया, है ना, 23 में एग्ज़ाम दिया, मान लेते हैं 23 में एग्ज़ाम दिया, तो 31 दिसंबर 2023 उसकी उम्र 17 साल होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें एज क्राइटेरिया है, क्योंकि एक स्पेसिफिक मेंटल मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है, मेंटल मैच्योरिटी नीडेड। वो इसलिए ज़रूरत होती है, जब आप लोग MBBS फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ एनाटमी हॉल होता है और वहाँ डिसेक्शन करने के लिए कैडेवर्स पड़े होते हैं, डेड बॉडीज़ होती हैं, जो ही वही एज एन बुक काम करती है एक फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट के लिए। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक मेंटल मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप मान लीजिए 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, लेट्स 21 में देने वाले हैं, 22 में देने वाले हैं या 23 में देने वाले हैं, तो इस साल के दिसंबर तक का मौका है आपको। इस साल के दिसंबर 2021 तक या इस साल के दिसंबर तक या इस साल के दिसंबर तक आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मैक्सिमम एज की बात की जाए कि मैक्सिमम उम्र कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम एज जो है, पहले उसकी एज लिमिट थी 25 साल, एज लिमिट जो थी वो 25 ईयर्स थी, लेकिन अब ये लिमिटलेस है, मतलब अब एज जो है उसका कोई बंधन नहीं है। रिसेंटली नीट 2020 की बात है, एक बैंक कर्मचारी ने रिटायरमेंट के बाद में नीट का एग्ज़ाम दिया और इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। सिर्फ इसलिए क्रैक किया क्योंकि उसको अपने बच्चे के सामने प्रूव करना था कि नीट का एग्ज़ाम टफ एग्ज़ाम नहीं है। शायद वो उस दौरान अपने बच्चे को पढ़ा भी रहे थे, तो 55 साल की उम्र में नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया और वो MBBS करने जा रहे हैं। तो बड़ी रोचक कथाएं हैं इस नीट एग्ज़ाम की। उसमें से एक रोचक कथा ये भी है कि आप किसी भी उम्र में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से देखने को मिलते हैं कि कोई स्टूडेंट BSc MSc करने के बाद में इस एग्ज़ाम को क्रैक करता है। कई स्टूडेंट शादी होने के बाद, 2 बच्चे होने के बाद इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, और कई कहानियां तो ऐसी भी है जिसमें लोगों ने इसे दादा बनने के बाद में क्रैक किया है। रिसेंटली एक बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने आई थी कि एक बैंक कर्मचारी ने रिटायरमेंट के बाद में नीट एग्ज़ाम दिया और अब MBBS करने जाएंगे। तो नीट एग्ज़ाम की जो महिमा है वो अपरंपार है, बट मिनिमम उम्र जो है वो 17 साल आपकी होनी चाहिए जिस भी साल आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक। जहाँ तक बैच स्टार्ट करने की बात है तो वो हमारी हेल्प डेस्क, नीट काका जी हेल्प डेस्क आपको बता रही है कि 9929864222, ये नंबर मुझे हर वक्त याद रहता है, आप उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम लोग चीज़ों को और समझते हैं, डिटेल में जाते हैं। मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे हैं कि एग्ज़ाम क्या है, क्या डिमांड करता है और किस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। चलिए अब एक बार कुछ और डेटा देखते हैं। ये थोड़ा सा और डेटा है, डेटा से आप इस एग्ज़ाम को
काफ़ी पास से महसूस कर पाते हैं, हाँ थोड़ा पास पहुंच जाते हैं कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा, क्या होगा। देखिए नीट 2020 और 19, ठीक है, 21 के ऊपर तो भी तलवार लटकी हुई है और उसे कब हलाल कर दिया जाए पता नहीं है, क्योंकि जो नीट पीजी का एग्ज़ाम है, मतलब जो एमबीबीएस के बाद में होता है एमडी और एमएस के लिए, फिलहाल उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो ऐसा हो सकता है कि नीट यूजी का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो जाए, कैंसिल हो जाए। अभी उसके ऊपर कोई सा कमेंट करना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ये कुछ डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। नीट 2020 में 15,97,000 मतलब लगभग 16 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन उसमें से 2.5 लाख ने छुट्टी मार ली, मतलब 2.3 लाख जो है वो छुट्टी पे चले गए। मतलब लगभग आप कहेंगे 14 लाख इसमें अपियर हुए। उसमें से मेल कैंडिडेट 7 लाख थे और फीमेल थे लगभग 9 लाख। ये हिंदुस्तान का, फिर से एक नीट के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात आती है, हिंदुस्तान का एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें गर्ल्स का नंबर बॉयज से ज़्यादा होता है। और जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो वहाँ पर भी गर्ल्स का रेशियो हमेशा बॉयज से लगभग बराबर होता है या थोड़ा ज़्यादा होता है। okay. तो 14 लाख में से 7,71,000 ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, है ना, क्वालिफाइड। देखो क्वालिफाइड एक बहुत ही मिसलीडिंग टर्म है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो, आपका एडमिशन एमबीबीएस में हो। क्वालिफाई का मतलब ये है नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग। वो काउंसलिंग पैरामेडिकल कोर्स की भी हो सकती है, नर्सिंग की भी हो सकती है, बीएमएस की भी हो सकती है, बीएचएमएस की भी हो सकती है, बीयूएमएस की भी हो सकती है, या किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की भी हो सकती है। क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए आपको 700 में से लगभग 150 नंबर की ज़रूरत है। 720 नंबर का एग्ज़ाम होता है और आप 150 नंबर भी ले आते हैं तो क्वालिफाई हो जाते हैं। तो आप ये देखिए कि आजकल तो ऐसा भ्रामक प्रचार भी कई इंस्टीट्यूट्स करने लगे हैं कि हमारे 200 बच्चे थे उसमें से 190 क्वालिफाई हो गए नीट में। तो साहब ये चीज़ें जो है ना वो जनता नहीं समझ पाती है, बच्चे लोग नहीं समझ पाते हैं, हाँ पेरेंट्स लोग नहीं समझ पाते हैं, तो वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, बहुत बार गलती कर बैठते हैं, है ना। तो क्या होता है, क्वालिफाई करना अलग चीज़ है, एडमिशन होना अलग चीज़ है ना। एडमिशन अलग चीज़, क्वालिफाइड होना बिल्कुल अलग चीज़। खैर 720 का एग्ज़ाम है, नीट 2020 के टॉपर की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 एग्ज़ाम टॉपर ऐसे थे जिन्होंने अब की बार 720 में से 720 स्कोर किया। अगर किसी एग्ज़ाम में कोई स्टूडेंट अगर पूरे में से पूरा स्कोर कर रहा है तो आपको ये तो बहुत क्लियर हो गया होगा दैट नीट इज इजी एग्जाम, पेपर इज इजी, पेपर इज इजी, बट कंपटीशन इज टफ, कंपटीशन इज टफ। मतलब हम ये क्रिस्टल क्लियर बोल सकते हैं कि अगर किसी एग्जाम में कोई 720 में से 720 स्कोर कर रहा है तो पेपर तो बहुत आसान है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंपटीशन टफ है। साथ में हम ये भी कहते हैं कि अगर किसी एग्जाम में कोई पूरे में से पूरा स्कोर लाता है तो हम ये कहेंगे कि ऐसे एग्जाम में प्रीवियस पेपर्स होते हैं, मतलब जो पुराने सालों में जो सवाल पूछे गए हैं उन पुराने सालों के सवालों की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो नीट 2020 में 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 720 में से 720 स्कोर किया। 19 की बात की जाए तो डेटा 19 के लिए है, 15 लाख रजिस्टर हुए थे, 14 लाख ने एग्ज़ाम दिया, मतलब 20 और 19 में लगभग बराबर संख्या में एग्ज़ाम दिया है। यहाँ पर सिर्फ 1 लाख एब्सेंट थे, मेल कैंडिडेट 6 लाख थे, फीमेल 8 लाख थे, मतलब यहाँ डिफरेंस 2 लाख का, और वो इससे पहले भी 2 लाख का ही रहा है लगभग।
7,97,000 मतलब लगभग 8 लाख लोगों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था, और उस साल 720 स्कोर किसी भी स्टूडेंट का नहीं था। पेपर रिलेटिवली थोड़ा सा टफ था, है ना, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। मेरे हिसाब से बहुत बेसिक बातें जो एक 10th वाले स्टूडेंट को शायद बतानी चाहिए, मैं बता रहा हूँ। अब अभी तक कोई डाउट आया है, दिस इज द प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जाम। अब मैं आगे चलूंगा, आपको बताऊंगा एग्जाम की तैयारी कैसे होती है ना। अभी तक कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं। फिर से एक बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर देता हूँ, हाँ, कि बेटा ये जो सेमिनार चल रहा है ये सिर्फ 10th क्लास वाले बच्चों के लिए है, जो भी 10th से 11th में आएंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉपर्स के हैं, वो यहाँ के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं उनके लिए यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं 10th वाले बच्चों को ही बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम का पूरा नाम क्या है, कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिलता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, एग्ज़ाम क्रैक क्यों करना चाहिए। और अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटेजी के ऊपर, है ना, ये ड्रॉपर्स के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। चलिए चलिए आगे चलते। तो एक बार अब बात करते हैं कि हमें हाउ टू प्रिपेयर। प्रिपरेशन, तो जब भी हम लोग प्रिपरेशन की बात करते हैं, चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी हो, तो दो चीज़ों की बात होती है। एक तो बात होती है रिसोर्सेज की, और एक बात होती है स्ट्रेटेजी। एक तो बात होती है रिसोर्सेज की और एक बात होती है स्ट्रेटेजी की, जब भी हम लोग बात करते हैं कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। तो अभी मैं नीट एग्ज़ाम प्रिपरेशन फॉर 10th स्टूडेंट्स, है ना, मतलब 10 to 11th आप कह सकते हैं, जो 10वीं से 11वीं में जा रहे हैं, उनके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, तो जब रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज में हमारे पास में होते हैं ये कुछ रिसोर्सेज हैं, जैसे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, इसको हम लोग PYQs बोलते थे शॉर्ट फॉर्म में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ईयर मैंने मिस कर दिया है यहाँ से। सम स्टैंडर्ड बुक्स, है ना, और हम लोग कहेंगे साथ में अ वेरी गुड टेस्ट सीरीज। एग्जाम जो है नीट का एग्जाम वो NTA करवाता है, और ये बेसिक रिसोर्सेज हैं जो आपको आपके पास में होने चाहिए जब भी आप लोग जो है इस एग्जाम की तैयारी करते हैं उस वक्त। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वॉइस मेरी क्लियरली मिल रही है। अमन पूछ रहे हैं सर सैलरी आफ्टर MBBS एग्जाम। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि MBBS कोर्स जो है वो लगभग चुनाव जीतने जैसा है। ठीक है, आपने MBBS किया तो वो चुनाव जीतने जैसा है। आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डाल पाएंगे, कितने लोग आपके इलाज से, आपके व्यक्तित्व से, आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड रहेंगे, कितने लोग आपकी प्रशंसा करके बाकी लोगों को आपके पास में भेजेंगे। हाँ,
क्योंकि मैंने देखा है एक डॉक्टर भारतीय समाज में हीरो की तरह भी होता है और जीरो की तरह भी होता है। हाँ, वो एक राजनेता भी होता है, तो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा परामर्शदाता भी होता है। हाँ, ऐसा देखा गया है कि जो डॉक्टर बहुत सारे लोगों के एक साथ कांटेक्ट में आते हैं, हाँ, बहुत सारे लोगों के एक साथ डिस्कस करते हैं या उनसे कंसल्ट करते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि वो डॉक्टर आने वाले समय में वहां के जनप्रतिनिधि भी नियुक्त हो जाते हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एमबीबीएस के बाद में सैलरी कितनी होगी, क्या होगी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप कहाँ पर पोस्टेड हैं, आप कौन से स्टेट में हैं, आप कौन से कंट्री में हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है या डॉक्टर इस टाइप के प्रोफेशनल्स होते हैं जो किसी एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं होते, है ना। अगर आपने एमबीबीएस किया है तो यू कैन सर्व एनीवेयर, ठीक है। चल, तो पहली बात, एनटीएस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है ना, कंडक्टेड बाय एनटीए, कंडक्टेड बाय एनटीए। देखिए, हमारे भारत में ऐसा कहा जाता है कि आजकल कोई सा भी जब एग्ज़ाम होता है तो पहले वो एग्ज़ाम हॉल में होता है और फिर कोर्ट में होता है। किस एग्ज़ाम में ये गलती थी, आंसर की में ये गलती थी, 2 क्वेश्चन गलत थे, इसमें चीटिंग हो गई थी, इसमें पेपर आउट हो गया था, और कई बातें होती है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए इस एनटीए को एस्टेब्लिश किया है, जिसका पूरा नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो फिलहाल नीट और जेईई मेन के एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। जी एडवांस आईआईटीज अपने लेवल पर ही करवा रही हैं, एनटीए जो है वो नीट के एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। एनटीए को साथ में एक और जिम्मेदारी भी मिली है कि आप कोशिश ये करें कि एग्जाम जो आप ले रहे हैं उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वैल्यू या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस कम करें। इसीलिए मतलब जो कोटा का मार्केट है, जो दिल्ली का मार्केट है, हाँ, धीरे धीरे अजमेर का मार्केट भी बन रहा है, आप इनके इंपॉर्टेंस को कम कर दें। तो इसीलिए एनटीए ने क्या किया कि अपने रिसोर्सेज ऐसे रखें एनसीईआरटी, मतलब आप इस बुक को आप जो है वो बाइबल बोल सकते हैं। मतलब 98 to 99% कंटेंट क्वेश्चन यहीं से आएगा आपके पास में। बट एनसीईआरटी की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो बहुत जरूरी है। मतलब अगर आपके पास में एनसीईआरटी की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको एक एक कॉन्सेप्ट का पता नहीं है, तो आप इस एग्जाम में, नीट एग्जाम में कुछ खास नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड करती है ना। एक क्वेश्चंस बुक है, क्वेश्चन, ठीक है, इसका नाम क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। 11वीं क्लास वाले स्टूडेंट जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनके लिए एग्जाम्पलर होती है। 12वीं क्लास वाले स्टूडेंट भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उनके साथ के मतलब उनके लिए भी एग्जाम्पलर होती है। चलिए, अब अगर मैं बात करता हूं प्रीवियस क्वेश्चंस की, ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एग्जाम में, नीट एग्जाम में स्टूडेंट ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है। तो आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि इस केस में प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स की वैल्यू क्या है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसा देखा गया है कि अगर आप पुराने सालों के सवालों को 10 बार अगर ढंग से सॉल्व कर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि इन सारे रिसोर्सेज को मिक्स करके नीट पंचामृत के नाम से, नीट
पंचामृत के नाम से स्टडी मटेरियल लॉन्च किया। मैं इसे या हमारी टीम इसे डॉक्टर बनने का स्टडी मटेरियल भी कहती है, डॉक्टर बनने का स्टडी मटेरियल। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है जो हमारे साथ में ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी कोर्स में अवेलेबल या एसोसिएट होते हैं। हाँ, एनसीईआरटी निचोड़ तो आप लोग जानते ही हैं। कई बच्चे यहाँ कमेंट करेंगे कि सर एनसीईआरटी निचोड़ इज़ गुड बुक, तो आप जानते हैं कि ऑल ओवर हिंदुस्तान में बहुत फेमस बुक है और लगभग हिंदुस्तान का हर बच्चा हर स्टेट से उस किताब का आज यूज़ कर रहा है। वो इसी से इंस्पायर्ड है कि हमने एनसीईआरटीज़ को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समराइज किया है। अब ये तो बात हो गई कि बेसिक कौन सा कंटेंट आपको फॉलो करना है, वो जब आप लगातार साल भर टीचर के कांटेक्ट में आएंगे तो ज़्यादा क्रिस्टल क्लैरिटी आपको उसमें आ जाएगी, है ना। अब एक बार बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्ट्रेटेजी कि किस तरीके से आपको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए या किस तरीके से आप अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, चाहे दुनिया का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपका रैंक हो या आपका सिलेक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रिवीजन के और रिटेंशन के। रिवीजन बोल दें, रिवाइज करेंगे तो रिटेन आप चीज़ें ज़्यादा कर पाएंगे, रिटेंशन आपके दिमाग में कितनी चीज़ें रुकी हुई है, और इनवर्स टू होता है रिसोर्सेज के। रिसोर्सेज फॉर प्रिपरेशन। दसवीं से 11वीं क्लास में जाने वाला जो बच्चा होता है वो एक गलती बहुत ज़्यादा करता है। उसे जमाने भर के नाम अखबारों के द्वारा, न्यूज़पेपर, मीडियाज़ के द्वारा याद करवा दिए जाते हैं कि उसे कोटा जाना है, इस कोचिंग को ज्वाइन करना है, उसे दिल्ली जाना है, इस कोचिंग को ज्वाइन करना है, या बड़े से बड़े ब्रांड को ज्वाइन करना है। और उसी दौरान उसको इतना सारा कंटेंट दिया जाता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी एक 10th क्लास के बच्चे के इतने अवेयर नहीं होते हैं कि वो इस बात को समझ पाए। जब कोई बच्चा फिजिक्स की नई किताब की डिमांड करता है तो उसे 3 किताबें ला के देते हैं, जब वो केमिस्ट्री की नई किताब की डिमांड करता है तो उसे 4 किताबें ला के देते हैं, और एट द एंड जो बच्चा है उसके घर में लाइब्रेरी बन जाती है और वो एक स्टूडेंट की जगह लाइब्रेरियन बन जाता है। तो हमें क्या करना है, जो मैंने आपको नाम बताए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप अगर इनके ऊपर फोकस करते हैं तो आप बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है मैक्सिमाइज द रिवीजन एंड मिनिमाइज रिसोर्सेस। मिनिमाइज रिसोर्सेस, ये हमारा टारगेट, कि हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवीजन करना है, ठीक है, और रिसोर्सेज जितने कम हो सके उतने रिसोर्सेज रखें। हम लोग चाहे वो सेल्सियस जो फिलहाल अजमेर लेवल पर सर्व कर रहा है, और धीरे धीरे इसमें अभी रिसेंट टाइम में महाराष्ट्र से और यूपी से भी एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, और हमें लगता है कि धीरे धीरे पूरे इंडिया के स्टूडेंट जो हैं वो अजमेर आना स्टार्ट हो जाएंगे नीट की तैयारी के लिए, जब उन्हें ऑफलाइन तैयार करना होगा। हाँ, और नीट काका जी के थ्रू जो हमारा ऑनलाइन वेंचर है, जिसपे अभी आप जिसके यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ये ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है। यहाँ पर जब टीच करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट का पूरा ध्यान रखते हैं कि हमें मैक्सिमाइज करवाना है रिवीजन को और मिनिमाइज करवाना है रिसोर्सेज को। इसके लिए हम लोग कुछ डिफरेंट टेस्ट लाइक आरटी, सीसीटी, मतलब आरटी मतलब रिवीजन टेस्ट, सीसीटी मतलब चैप्टर कंप्लीशन टेस्ट, यूसीटी मतलब यूनिट कंप्लीशन टेस्ट, ये सब टेस्ट हम लोग लेते हैं ताकि रिवीजन को मैक्सिमाइज करवाया जाए और रिसोर्सेज को मिनिमम कराया जाए। एक और
इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जब किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ऐसे लोगों के साथ में एसोसिएट होकर करें जो इस एग्ज़ाम को क्रैक किए हुए हैं। हाँ, और कहीं ना कहीं ये एक हमारे साथ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है कि सेल्सियस हो चाहे नीट काका जी हो, जो लोग तैयारी करवा रहे हैं दे देमसेल्फ, है ना, उन्होंने खुद ने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया हुआ है, दे आर डॉक्टर्स। ठीक है, तो जब रास्ता दिखाने वाले वो लोग हों जो खुद इस रास्ते पर चले हुए हो, तो मेरे हिसाब से मंजिल बहुत आसान हो जाती है। और ये बात क्योंकि इससे पहले भी हम लोग, मैं तो ये कहूँगा कि वर्तमान समय में तो ऑनलाइन के बाद तो हम लोग हज़ारों सिलेक्शन दे चुके हैं। हाँ, ऑफलाइन प्रेजेंस में भी हम लोग सैकड़ों सिलेक्शन दे चुके हैं, जिसकी शुरुआत मेरी खुद की सिस्टर से हुई थी, जब मेरे पास में या हमारी टीम के पास में 4 बच्चे पढ़ते थे और उस वक्त 4 में से एक सिलेक्शन हुआ था, मतलब 25% सिलेक्शन रेट आप कह सकते हैं। स्टार्टिंग में 4 थे, फिर वो बाद में 6 हो गए थे और 6 में से फिर 2 सेलेक्ट हो गए थे, ये अलग बात है। लेकिन सबसे पहली जो स्टूडेंट सक्सेसफुल हुई थी वो मेरी खुद की सिस्टर थी। उसने जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर से एमबीबीएस किया और मैं उसका सीनियर ही था वहीं पर। खैर, ये सब अलग बातें हैं, हम लोग अभी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं कि रैंक और सिलेक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रिवीजन के और इनवर्स टू होता है रिसोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन के। ठीक है, ये सुपर कॉन्सेप्ट है। यू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, चाहे आप एमबीबीएस मतलब नीट की तैयारी करें, जेईई मेन एडवांस की तैयारी करें, आपको रिसोर्सेस को हमेशा हमेशा मिनिमाइज रखना है और रिवीजन को हमेशा हमेशा मैक्सिमाइज करना है। ये चीज़ बहुत एसेंशियल है। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ चीज़ें हैं। अगर आपको, क्योंकि 10th क्लास स्टूडेंट के लिए चीज़ें हो रही है, कोई और डाउट आता है, एनी डाउट, तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑफलाइन वेंचर के लिए हम लोग, हाँ, ये सेल्सियस के नाम से हम लोग चीज़ें रन करते हैं अजमेर में, आप लोग जानते ही हैं। और ऑनलाइन के लिए जैसा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, नीट काका जी है, इसी का ऐप है। आपको कोई सा भी डाउट आता है तो इसके रिगार्डिंग जो क्वेरीज आपकी हैं, आप इस नंबर पर, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन आने वाले टाइम में, आप अभी आप ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे, फिर आप ऑफलाइन कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ में, क्योंकि पेड़ों से ऑक्सीजन डायरेक्ट हमें मिले और एक वेंटिलेटर से ऑक्सीजन मिले, बहुत डिफरेंस होता है। तो ऑफलाइन कहीं ना कहीं डायरेक्ट पेड़ों से ऑक्सीजन लेने का तरीका है। 9929864222। अगर आपका प्लान है कि नहीं हमें आगे जाके ऑफलाइन में ही कन्वर्ट होना है या हमें ऑफलाइन ही ज्वाइन करना है, क्योंकि हमें डायरेक्ट पेड़ों से ऑक्सीजन चाहिए, हाँ, वेंटिलेटर के बजाय, तो आप इस नंबर पर आपकी क्वेरी डालें, इस नंबर पर आपका व्हाट्सएप करें या जो भी आपको करना है वो आप करें। और अगर आपको ये नहीं, आपको लगता ही नहीं हम तो सिर्फ वेंटिलेटर से ही तैयारी कर लेंगे, हमें वेंटिलेटर वाली ऑक्सीजन ही काफ़ी है, तो आप उस केस में 7230008555, है ना, 723000, इसके ऊपर आपकी क्वेरी आप लोग पूछें। फिर ये अलग चीज, आप ये सब आप देख ही सकते हैं। तो 10 क्लास वाले स्टूडेंट, अब एक बार 1 बाय 1 अब आपकी बारी है। कोई डाउट अगर आपको कुछ पूछना है, कोई सवाल आपको पूछना है, तो आप बता सकते हैं। क्योंकि मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया है, लगभग 1 घंटा होने को आ गया है। अब एक बार बारी आपके सवालों की है। यस, 1 सेकेंड, मैं 1 बाय 1 सवाल देखता जाता हूँ, 1 सेकेंड। यस, जय कृष्णा ने पूछा है, सर करंटली प्रमोटेड इन क्लास 11 ड्यू टू द कोविड-19, हाउ कैन आई कंप्लीट द सिलेबस? जय कृष्णा बेटा, हमने आपको बताया सारी इन्फॉर्मेशन।
देखिए, कंप्लीट सिलेबस पूरा करने के लिए आपको डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। और मैं लगातार जो बच्चे 10 to 11th मूव हुए हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो चाहे आप हो, उनके लिए लगातार यहाँ पर लाइव सेशंस लाता रहूँगा, उन्हें समझाता रहूँगा, उनके लिए कोर्सेज भी लाता रहूँगा। हाँ, उन्हें आगे चीज़ें बताता रहूँगा। बट फिलहाल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कुछ आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज भी चाहिए, सिस्टमेटिक फॉर्मेट में फिजिकल नोट्स भी चाहिए, जो नीट पंचामृत की बात कर रहा था, और सिस्टमेटिक फॉर्मेट में क्लासेस भी चाहिए, तो जो मैंने नंबर दिए थे उसके ऊपर आप कांटेक्ट थोड़ा कर सकते हैं। चलिए, 1 सेकेंड है ना, आप पहले मुझे एक सवाल का जवाब देने दीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद में अमित कुमार कह रहे हैं कि सर इज़ वेल टू टेक PCMB बिकॉज आई हैव बिट ऑफ इंटरेस्ट इन द मैथमेटिक्स टू। अमित बेटा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप चारों सब्जेक्ट हैंडल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। बट फिर भी मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन ये रहेगा कि आप किसी एक स्ट्रीम के साथ में जाएं, आइदर यू गो विद द PCB और विद द PCM। ये मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है, क्योंकि हजारों बच्चों के साथ में डिस्कस करने का एक्सपीरियंस ये कहता है कि दो नाव कभी भी अच्छी नहीं है। एक नाव में सवार हो और पूरी स्पीड से सवार हो, ताकि आप अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए। चलिए, 11th क्लास के लिए इफेक्टिवली कैसे पढ़ें और बुक्स क्या क्या हैं। देखिए, मैंने आपको बता दिया, NTS एग्जाम को लेता है NCERT एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टैंडर्ड बुक्स और एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज। ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती है इस एग्ज़ाम के लिए। हाँ, रेफरेंस बुक्स की कोई खास ज़रूरत नहीं होती, जो CBSE बोर्ड बुक्स दे रहा है वही आप करिए। फिर भी आपको प्रैक्टिस के लिए अगर स्टडी मटेरियल चाहिए या कुछ इस टाइप का कंटेंट चाहिए, तो मैंने आपको बताया था अभी, नीट पंचामृत, जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्टर बनने का स्टडी मटेरियल, वो 11th क्लास वालों के लिए अमेजोन पर अवेलेबल है। और आप ऑफलाइन भी, जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे उनको ये कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए। अमन सिंह कह रहे हैं कि सर वी हैव टू सपोर्ट फाइनेंशियली और फैमिली, सो एवरेज सैलरी आफ्टर MBBS। देखिए, आफ्टर MBBS तो मैं कहूँगा कि आप, डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी के डॉक्टर हैं, बट मिनिमम सैलरी की मैं बात करूँगा तो वो 60,000 के आसपास है। मैक्सिमम कोई लिमिट कभी नहीं होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे डॉक्टर भी हैं जिनकी रोज़ की इनकम, डेली की इनकम बता रहा हूँ मैं, 10 करोड़ के आसपास है डेली, एक दिन की इनकम। ऐसे कई डॉक्टर्स। नीतीश पाल कह रहे हैं सर मेरे को ऑफलाइन ज्वाइन करना है, आप इंस्टीट्यूट का एड्रेस बता दीजिए। बेटा, सेल्सियस इंस्टीट्यूट है, इट इज़ इन अजमेर। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, लोगों के रिव्यूज़ आप देख सकते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी मैंने कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिया है, वहाँ अगर आप भेजेंगे तो आपको गूगल एड्रेस का लिंक प्रोसीड करेंगे। ऑफलाइन ज्वाइन करने का फ़ायदा यही है कि आपके सामने बोर्ड पर वो लोग खड़े होते हैं जो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज है। चलिए, तो अब मैं इस इवेंट को फिनिश कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से आपकी क्वेरीज के जवाब दिए जा चुके हैं। अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट से हैं और आपका प्लान ऑफलाइन ज्वाइन करने का है आने वाले समय में, चाहे आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं चाहे किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, ऑफलाइन ज्वाइन करने का अगर आपका प्लान है तो आप इसी नंबर पर कॉल या मैसेज करें। लेकिन आप सिर्फ ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करें। दोनों ही बातें मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए, हेमांग बेटा, आप कह रहे हैं कि सर जेई मेंस के लिए बुक्स फॉर केमिस्ट्री एंड मैथ्स। बेटा हेमांग, मैं जेई के लिए अलग से सेमिनार 2 दिन बाद में लेने वाला हूँ 10 to 11 मूविंग बच्चों के लिए। आप उस सेमिनार में आइए, आपका स्वागत है, वहाँ पर सारी बातें बताई दी जाएगी। बाकी फिलहाल जो जेई मेन का एग्ज़ाम है वो नीट के जैसा एग्ज़ाम है। अगर आप NCERT एग्जाम लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो करते हैं तो एग्ज़ाम इज़ वेरी सिंपल, जहाँ तक जेई मेन की बात है। अर्पिता ने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, सर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोनों से पढ़ना सही रहेगा क्या, किसी एक को फॉलो करना है? मैंने आपको पहले ही कहा है, किसी भी एक नाम को पकड़ लीजिए, उसे ही फॉलो करिए। मैं देखता हूँ एक बच्चा एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है, एक ऑनलाइन को ज्वाइन करता है, एक इंस्टीट्यूट की DLP ज्वाइन करता है, मतलब डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, एक का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है, और एट द एंड वो कुछ भी पूरा नहीं करता है। तो किसी एक को पकड़िए, पूरे मन से पकड़िए और पूरे दिल से पकड़िए, बहुत ज़रूरी है।
पूरे दिल से पकड़िए। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स ने भी बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं। आज हिंदुस्तान में लाखों डॉक्टर्स ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के बनाए हुए हैं, उसमें थोड़ा बहुत सहयोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी रहा है। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ज़रूरत बन गए हैं, तो आप उसके थ्रू भी प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ड्रीम ये है कि मुझे ऑफलाइन ही पढ़ना है, तो आप ऑफलाइन में ही जाइए। 11th क्लास वाले, अगर आप प्रॉपर स्टूडेंट होते तो मैं आपको कह देता कि ऑनलाइन भी ठीक है, लेकिन 11वीं क्लास वाले बच्चों को ऑफलाइन ही प्रोसीड करना चाहिए। नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, उनको प्योर ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, गाइडेंस और मेंटरशिप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अमित कुमार कह रहे हैं कि सर आई एम फाइनेंशियली वीक, हाउ कैन आई क्रैक नीट इफेक्टिवली बाय फ्री प्लेटफॉर्म। आप फ्री प्लेटफॉर्म मत ढूंढिए, पहले अपनी काबिलियत को साबित करिए। दुनिया का कोई सा भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो स्कॉलरशिप टेस्ट ना लेता हो और स्कॉलरशिप टेस्ट के बाद में फ्री में टीच ना करता हो, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर आप में काबिलियत है, आप अपनी काबिलियत को जस्टिफाई करिए, लोग आपको फ्री में पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा सोचकर डिप्रेस मत होइए। निश्चय गिरी आप कह रहे हैं कि एस चांद का रेफरेंस बुक सही रहेगा नीट के लिए। निश्चय बेटा मैं बता चुका हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ, बट फिर भी अगर आप एस चांद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मुझे कोई इसमें तकलीफ नहीं। तारिक अनवर कह रहे हैं कि ऑफलाइन पढ़ना चाहता हूँ बट मनी प्रॉब्लम है। तारिक बेटा, आज के 2 साल पहले जब बच्चे कोटा में जाते थे तो उनका 1 साल का खर्चा 5 लाख रुपए होता था, कोचिंग प्लस रेजिडेंस और सब कुछ। आज वो खर्चा नहीं है। सेल्सियस भी अपना एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेता है, बाकी इंस्टीट्यूट्स भी स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं। हाँ, तो आप स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, क्योंकि ऑफलाइन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपेंडिचर होता है। ऑनलाइन तो हम भी कोर्स बहुत सस्ते सस्ते लॉन्च करते हैं, बट जो ऑनलाइन से ऑफलाइन में आना चाहते हैं उन्हें किसी भी फॉर्मेट में चीज़ें प्रोसीड करनी होती है, क्योंकि लगातार टीचर के कांटेक्ट में होते हैं, लगातार टीचर से 1 to 1 बात करते हैं, टीचर के सामने ही बैठे होते हैं। तो उसके लिए एक बार आप अपने आप को प्रूव करें, आप फिर आइए, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए, तो ये सब क्वेश्चंस हो गए हैं मेरे हिसाब से। अब मुझे चीज़ें एंड कर देनी चाहिए। आप सभी ने इतने ध्यान से सुना, इतने प्यार से सुना, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग आगे सक्सेसफुल बने और आपकी ज़िंदगी में जो हासिल करना चाहते हैं उसे ज़रूर से हासिल करें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे एक बार। जेई के लिए मैं सेमिनार बहुत जल्द ला रहा हूँ। जो 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स हैं जेई के लिए, बहुत जल्दी एक बार डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपके मन में है कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है या मैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, तभी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। किसी के दबाव में, किसी को शो करने के चक्कर में आप इस एग्ज़ाम को तैयार ना करें, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँगा, तभी आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ें। नीट एग्ज़ाम कुछ उसी तरीके का एग्ज़ाम है जो आपको चैलेंज करता है, आपके टैलेंट को चैलेंज करता है।